खास खबर में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा के दौरे पर आ रहे हैं। बांसवाड़ा इतना खास क्यों है? आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी वहां पर गए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वहां पर गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहले भी वहां जा चुके हैं, वापस दौरा कर रहे हैं और एक नहीं, राजस्थान में कई दौरे प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 22 महीने में 16 दौरे हो चुके हैं। क्यों बांसवाड़ा पर इतना फोकस किया जा रहा है और वहां से जो सौगातें दी जाएंगी वो अलग बात है, लेकिन बांसवाड़ा पर इतना फोकस और उसके बाद बीजेपी पर जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, राजकुमार रोत बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने भी आरोप लगाए हैं। सियासत आखिर इसमें कहां अपना स्थान रखती है, बात करेंगे इसी को लेकर। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से नरेंद्र कटारा जी इस चर्चा का हिस्सा बने हैं, कांग्रेस से हमारे साथ आशीष हल्दीनिया जी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार दीपक श्रीमाल जी हमारे साथ बांसवाड़ा से जुड़ेंगे, कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की, क्योंकि समय तय था लेकिन अचानक ये पता चला कि मंत्री ने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बांसवाड़ा में रख दी है, तो उसके लिए वो निकलना उनको पड़ा है। फ्री होते ही वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जो नरेंद्र कटारा जी हैं, बीजेपी से जुड़े हुए, उनसे सवाल बन जाता है। नरेंद्र जी, आखिर इतना अहम क्यों हो रहा है कि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांसवाड़ा पर फोकस रखना पड़ रहा है? कांग्रेस भी जो आरोप लगा रही है वो ये कह रही है कि पिछली बार जब आए थे वही वादा पूरा नहीं किया, इस बार फिर वापस आएंगे, कोई भला नहीं होगा वहां की जनता का। आपने बहुत अच्छा विषय चुना है और आपने पूछा बांसवाड़ा पे फोकस क्यों कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मोदी जी का फोकस पूरे देश पर है और मोदी जी स्पष्ट कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार है और इसी के रहते हुए आप देखेंगे कि बांसवाड़ा ही नहीं, राजस्थान में मोदी जी पिछले 2 साल में 22 बार आ चुके हैं और लगातार हजारों करोड़ रुपए की सौगातें मोदी जी राजस्थान को देते हैं। आप इससे पहले देखेंगे कि लगभग 45,000 करोड़ की सौगात वो दे के गए थे, जिनमें से 24 परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास उद्घाटन किया था, जिसमें से 14 परियोजनाओं का उद्घाटन है और 15 परियोजनाओं का शिलान्यास हो चुका है। आप देखेंगे रिफाइनरी का उद्घाटन मोदी जी ने कहा था, जिससे 34,000 करोड़ रुपए की आय राजस्थान हो गई, वो लगभग अपने तैयार हो चुकी है। ईआरसीपी का आपने देखा, आपने मोदी जी ने उद्घाटन किया, उसका काम लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं विकास की बहार लेके आते हैं, खुशहाली लेके आते हैं और पूरे संपूर्ण राजस्थान को देके जाते हैं। आज भी जब बांसवाड़ा मारे पूरे राजस्थान के लिए उपहार देंगे, सौगातें देंगे। आप देखेंगे कि कम से कम 14-15 योजनाओं को, वो परियोजनाओं को लागू करेंगे, जिसमें से 10 के तो लगभग उद्घाटन है और बाकी के शिलान्यास हैं। इसमें भरतपुर की योजनाएं भी हैं और आपने बांसवाड़ा की भी हैं और बाकी प्रदेश की भी हैं। हाँ, आप कह रहे बांसवाड़ा पे फोकस क्यों है? क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार था कि अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, विकास का लाभ पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की यही विचारधारा है। मोदी जी इसी विचारधारा पे काम कर रहे हैं कि कोई भी कोना हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कहीं वो विकास से अछूती ना रह जाए। हमारा बांसवाड़ा इस समय विकास की राह जो रहा है, इसलिए हमें बांसवाड़ा पे बाकी में फोकस मोदी जी कर रहे हैं और करना भी चाहिए कि बांसवाड़ा में आज विकास की बहुत सारी गुंजाइश है और इसीलिए आज 45,000 करोड़ रुपए की सौगात बांसवाड़ा को मिल रही है, जिससे पूरे राजस्थान को जगमग होने का मौका मिलेगा। इसलिए मोदी जी जो कर रहे हैं उसमें सबको सहयोग करना चाहिए, वाहवाही करनी चाहिए कि पहली बार देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो देश विदेश तक हमारा परचम लहरा रहा है और उसे हर कोने की चिंता है, हर क्षेत्र की चिंता है, हर वर्ग की चिंता है, युवा की चिंता है, गरीब की चिंता है, किसान की चिंता है, महिलाओं की चिंता है। वो हर 140 करोड़ देशवासियों को परमार मानते हैं, इसलिए वो लगातार विकास की योजनाओं पे काम करते हैं और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी की गारंटी पर लगातार देश मोदी जी को चुन रहा है, बीजेपी को चुन रहा है। इसलिए आप लोगों को इसको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि मोदी जी आ रहे हैं तो हजारों करोड़ रुपए देके जाएंगे, जो राजस्थान की दशा और दिशा बदलने में बहुत महत्वपूर्ण आधार होगा। विकसित राजस्थान और विकसित भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जी, आशीष जी, आपने सुना। देखिए, ये बात तो सही है कि अगर सत्ता में कोई नेता है और वो कहीं जाता है तो वहां पर घोषणाएं करता है, क्योंकि उसका काम ही यही है। सत्ता में नहीं होने के बावजूद, विपक्ष में होने के बावजूद अगर राहुल गांधी वहां पर जाते हैं तो फिर सत्ता में होने के बाद अगर किसी क्षेत्र में घोषणाएं करने के लिए, विकास की परियोजनाएं देने के लिए पीएम वहां पर वापस आते हैं, तो दिक्कत क्या है इसमें? क्या कांग्रेस को आपत्ति है? देखिए, वादों की गाड़ी तेज चलाई पर काम की पटरी आज तक नहीं दिखाई, ना बिछाई। 17,000 करोड़ की सौगात कहीं जमीन पर नजर ना आई। सपनों का बाजार सजाया गया, कागजी फूलों का हल्ला मचाया गया। जनता पूछ रही है कि हक का हिसाब दो, सिर्फ बहाने का पन्ना दिखाया जाता है। सड़क का वादा, रेल का इरादा, पानी बिजली का बड़ा फायदा, पर हकीकत यह है साथियों कि सब रह गया चुनावी
इश्तिहार। बहुत अच्छी बात कही मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि नरेंद्र मोदी जी बांसवाड़ा आ रहे हैं, और पहली बार तो आ नहीं रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री है, कोई रोक भी नहीं सकता आने से, चाहे वो अपना वादा पूरा करें चाहे वादा पूरा ना करें। उनको विदेश में भी जाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वहां पे भारतीयों की बेइज्जती हो या ना हो, तो वो प्रधानमंत्री, उनको कोई नहीं रोक सकता। इन्होंने कहा कि 43,300 करोड़ की जो पिछली बार योजनाएं देके गए थे वो, उस योजनाओं का हुआ क्या? आज जनता ये पूछ रही है, देश ये जानना चाह रहा है। विकसित भारत, विकसित राजस्थान का सपना लेकर नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव से पहले बांसवाड़ा आए थे, 17,000 करोड़ की घोषणा की थी। उसके बाद में सुन लीजिए पहले सुन लीजिए ध्यान से। मैंने आपको सुना ना, आपको मैंने सुना, मैं आपके बीच में नहीं बोला। कटारा जी एक बार आप सुन लीजिए, बीच में नहीं बोले थे, एक बार उनको पूरा अपना पक्ष रखने दीजिए। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री जी बांसवाड़ा पहुंचे, उन्होंने घोषणाएं कर दी कि 43,600 करोड़, 43,400 करोड़, 43,500 करोड़ की योजनाएं, 24 प्रोजेक्ट हम लागू करेंगे। उन प्रोजेक्टों का क्या हुआ? अरे भाई, हम ये पूछ रहे हैं कि बांसवाड़ा में जो रेल लाइन का सपना मोदी जी ने दिखाया था, उसको कल याद दिलाएंगे भजन लाल जी, याद दिलाएंगे प्रधानमंत्री को कि क्या हुआ उसका? जो रेल परियोजना हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम तक ले जाने वाले थे, उसका क्या हुआ? वो याद है प्रधानमंत्री जी को, कल याद दिलाना चाहिए। राजस्थान के पर्ची के मुख्यमंत्री को कल याद दिलाना चाहिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी रहेगी वहां पे, उनको याद दिलाना चाहिए कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा जल की बात कि प्रधानमंत्री जी, जल ही जीवन है, जल ही सबका संरक्षण है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कल आए तो पर्ची के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने याद दिलाएं कि भैया, आप ही के विधायक पानी मांगने पर पीटते हैं, मारते हैं, टांगे तोड़ देते हैं, और एक नहीं दो तोड़ देते हैं, अपाइज कर देते हैं। और पानी कौन मांग रहा था? उन्हीं के क्षेत्र का एक नौजवान जो विधायक को अपना वादा याद दिला रहा था, उसकी टांगे तोड़ दी गई, उसको मारा गया। गनीमत रही, ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि वो मरा नहीं, वो जिंदा रह गया। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल उससे मिलने जाएंगे? और इसी के साथ मैं एक बात और याद दिला दूं, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार, ये पर्ची के सारे मंत्री, ये पर्ची के सारे विधायक, ये बताएं उनको कि जब कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था उदयपुर में, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, 4 घंटे में हमने अपराधियों को पकड़ लिया था। उसके बाद में, अपराधियों को पकड़ने के बाद में, हमने 51 लाख रुपए का मुआवजा उन्हें दिया। परिवार में 2 नौकरी दी, प्रावधान 1 नौकरी का होता है। लेकिन अशोक गहलोत जी की संवेदनशीलता देखिए, कांग्रेस की संवेदनशीलता देखिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार जनता के लिए काम करती है। 2 नौकरियां दी परिवार के दोनों बच्चों को। और साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि केस एनआईए को दे दिया गया। एनआईए किसके अंदर में आती है? एनआईए केंद्र सरकार के अंदर में। केंद्र में कौन बैठा है? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह बैठे। क्या हुआ? आज 3 साल हो गए, याद दिलाइएगा प्रवक्ता जी, याद दिलाइएगा। कल अगर आप भी बांसवाड़ा जा रहे हैं ना, एक मिनट सुन लीजिए, याद दिलाइएगा, याद दिलाइएगा। प्रधानमंत्री जी को सौगात देने आ रहे हैं ना, सौगात देने आ रहे हैं ना, तो 3 साल की एक क्रांति याद दिलाइएगा कन्हैयालाल मटर की। क्या हुआ? क्या हुआ? 166 गवाहों पे 6 गवाह, सुन लीजिए, 6 गवाहों की सिर्फ गवाही हुई है, 160 अभी बाकी है। एनआईए क्या कर रहा है? 2 मुलजिम उसमें से, सर 2 मुलजिमों को उसमें से अब तक रियायत मिल चुकी है, रियायत मिल चुकी है। याद दिलाने की बात कर रहा हूं मैं, ये प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहिए। बताइए, राहुल गांधी अनपढ़ है तो नरेंद्र मोदी जी क्या है? भैया छोटी फैल है। अरे डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं अपनी, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से कीजिए, बोले डिग्री नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं, 10 शिक्षा मंत्री बना देते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये देंगे आप शिक्षा राजस्थान को, ये देंगे शिक्षा, ये देंगे नौजवानों को। 15 लाख आपसे दिए नहीं गए, 100 सीटें आपसे बनी नहीं, और आपसे दिए नहीं गए। 2022 तक कहने सबको घर मिल जाएगा। क्या हुआ उसका? 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? क्या हुआ? महिलाओं को सम्मान दे नहीं सकते, नौजवानों को रोजगार दे नहीं सकते, किसानों को सम्मान दे नहीं सकते। अब बात करते हैं आप लोग यहाँ पे आके, ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ये नरेंद्र मोदी की सर गुड गवर्नेंस, ये नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस, जिसमें
देश के एलओपी के ऊपर राहुल गांधी जी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं अनपढ़ है। अरे अनपढ़ भैया देश के प्रधानमंत्री है, जिनको आपने गद्दी पर बैठा रखा है, जिनकी डिग्री सार्वजनिक नहीं हो रही है, जिनकी डिग्री सार्वजनिक नहीं हो रही। शर्म करिए भाजपा वालों, शर्म करो। कब तक इस देश को अनगढ़ बयानबाजी के इस फंड में फंसाओगे? कब तक फंसाओगे? कब तक फंसाओगे भैया? कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कटारा जी, अरे मानवता की तो बातें है ही नहीं, शर्म बची नहीं है। पानी मांगने वाले नौजवान को पीटा जाता है, मारा जाता है, उसकी टांगे तोड़ दी जाती है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती है। चुके हैं। मेरे को अगला सवाल करने। कटारा जी एक मिनट रुकिए। कटारा जी एक मिनट रुकिए। देखिए इस तरह से किसी की भी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। मैं एक एक करके आऊंगा। अभी आधा घंटे का समय अपने पास है। अभी इन्होंने आपने दोनों ने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रख दिया। अब मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। कटारा जी देखिए, मानगढ़ धाम को लेकर खुद पीएम मोदी वादा करके गए थे, लेकिन अभी तक उसको लेकर किसी तरह की कोई घोषणा नहीं हुई राष्ट्रीय स्मारक को लेकर, क्योंकि वहां बहुत इसकी जरूरत महसूस करते हैं वहां के लोग। दूसरा, रेलवे लाइन की जैसे बात कही, बांसवाड़ा में रेलवे लाइन कनेक्टिविटी जुड़े, यहां पर रहकर वो भरतपुर की रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर तो चिंतित हैं, लेकिन बांसवाड़ा की जो रेलवे कनेक्टिविटी की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो क्या आप बीजेपी की तरफ से ये वादा करते हैं कि कल इन दोनों मांगों को पूरा किया जाएगा? मानता हूं तब तो ये दोनों जितने भी विरोध करने वाले लोग हैं इसको सार्थक मान लेंगे, इस सफर को, इस पर फिर कोई आपत्ति भी नहीं होगी। फिरवाजी में एक एक चीज को रखूंगा, थोड़ा सा आप समय देंगे। इन्होंने प्रश्न उठाया कि पिछले 1 साल पहले आए थे, 40,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन या दे के राजस्थान को प्रधानमंत्री जी गए थे। उसमें से आप देखो 1 साल के अंदर अंदर हमने 9 योजनाओं को उद्घाटन कर दिया, मतलब पूरी कर दिए, और 15 योजनाओं पे काम चल रहा है। क्या इतनी स्पीड से कोई सरकार कर सकती है? प्रधानमंत्री जी अगर वापस आ रहे हैं, इसके मतलब 56 इंच का सीना लेके आ रहे हैं कि मैंने जो कह के गया था उसमें से मैंने ज्यादातर पूरा किया। आप थोड़ा सा सुन लीजिए, पूरा सुना मैंने, थोड़ा सुन लीजिए। 43,129 करोड़ रिफाइनरी की योजना का उद्घाटन किया। उसका कटारा जी मेरा सवाल आप तक शायद पहुंचा नहीं। ठीक है, मेरे सवाल भाई, मैं बांसवाड़ा इलाके की बात कर रहा हूं, उस पर फोकस कीजिए। जिस इलाके में वो आ रहे हैं ना बार बार, उस पर फोकस कीजिए जी। आप एक समझिए कि किसी भी क्षेत्र के लिए क्या आवश्यक है, वहां आज इतना बड़ा एक रोजगार का साधन आ रहा है, 45,000 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन हो रहा है। उसके एप्रिशिएट के साथ में हाँ, वहां रेलवे होनी चाहिए, रोड भी होने चाहिए, वहां नौकरियां भी, रोजगार होने चाहिए। मैं आपको वादा करता हूं, ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व किसी भी वर्ग को, किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं रखेगा। बांसवाड़ा में रेलवे लाइन आएगी, डूंगरपुर में रेलवे लाइन आएगी, और जो जनता चाहती है वो सारे काम पूरे होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के पथ पे काम करती है, विकास के विचार पे काम करती है। और आप देखेंगे पिछले 11 साल में जो देश में आपको देश में जो विकास दिखेगा, विकसित भारत और विकसित राजस्थान की जो योजनाएं दिखेंगी, उससे आप भी संतुष्ट होंगे। मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि क्या किया, अपने बारे में तो कुछ बताइए। 1 साल के अंदर 46,300 करोड़ की योजनाओं की आधी योजनाएं जमीन पे आ जाना, उनका काम पूरा हो जाना, क्या ये बहुत वास्तविकता में किसी आपके किसी इच्छा शक्ति का ही ये प्रमाण है? इसके साथ ही देखिए रिफाइनरी आज पूरी हो गई है। उसके साथ देखिए पिछली बार जब राजस्थान आए थे, वहां वो 45,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं, उनमें से आज कल 10 के शिलान्यास होने हैं और उद्घाटन होने हैं। आप देखिए इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, गरीब के लिए काम कर रहे हैं, महिला के लिए काम कर रहे हैं, वंचित के लिए काम कर रहे हैं, युवा के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, ये जनता की जितनी भी मांगे हैं, जनता के लिए जितना भी हम सुविधा दे सकते हैं, जनता के लिए जितनी भी हम व्यवस्थाएं कर सकते हैं, उसके लिए मोदी जी और माननीय भजनलाल शर्मा जी करेंगे। बांसवाड़ा में आज इतनी बड़ी योजनाओं का जो माही योजना का आ रहा है, उसके साथ भी आप कहते हैं रेलवे का काम भी होना चाहिए। मैं आता हूं, होगा। आशीष जी के पास आता हूं। अब मैं आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। एक तो आप आशीष जी, आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। आशीष जी आपकी आवाज, हाँ म्यूट है, हाँ ठीक है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं आशीष जी। देखिए बीजेपी अपना सत्ता में बैठी हुई है, इसलिए वो कोशिश कर रही है, लेकिन आपका जनाधार कहीं कमजोर तो नहीं है? इसी वजह से तो आप इन मुद्दों को नहीं उठा रहे, क्योंकि राहुल गांधी वहां पर गए, आपने लोकसभा सीट छोड़ दी थी, वहां पर गठबंधन में रहे, आपने वहां की विधानसभा सीट छोड़ दी थी बागीदौरा की, आपका खुद का आधार यहाँ पर कमजोर है। तो ऐसे में आप किस मजबूती से वहां पर उन लोगों के मुद्दों को उठा पाएंगे? अगर जनता आपको स्वीकार करती तो आपको गठबंधन में वहां पर सीटों का बंटवारा ही नहीं करना पड़ता। देखिए, बात बंटवारे की नहीं है, बात सीटों की नहीं है, बात है राजस्थान की जनता की खुशहाली की। और राजस्थान की जनता की खुशहाली और देश की जनता की खुशहाली के लिए कांग्रेस हमेशा सड़कों पर रही है, कांग्रेस ने हमेशा काम किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मैं इनसे ईआरसीपी के बारे में पूछना चाहता हूँ। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए इन्होंने कहा था, क्या हुआ उसका? ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित ये करवा रहे थे, क्या हुआ उसका?
राम सेतु बना दिया, नाम बदल दिया, ना ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित की इन्होंने अभी तक। डबल इंजन की सरकार कहते थे, क्या हुआ डबल इंजन की सरकार का? खोखले इंजन की सरकार बन गई है। तो दो इंजन जुड़ने के बाद भी राजस्थान में काम नहीं हो पा रहा है। जब फेल इंजन जुड़ जाएगा तो डब्बे चलेंगे कहां से? ईआरसीपी का अब तक कुछ नहीं हुआ, केंद्र से पैसा आया नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? और उसका जवाब भी नहीं दे रहे हैं, ना भजन लाल जी दे रहे हैं, ना ही मोदी जी दे रहे हैं। और मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, मानगढ़ को जो इन्होंने कहा था, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे, ये शब्द किसके थे? ये शब्द किसके थे? मना कर दीजिए भाई, हमारे शब्द नहीं थे। हम सवाल पूछना बंद कर देंगे, जनता पूछना बंद कर देगी, हम मान लेंगे भाई ये झूठे हैं। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए इन्होंने कहा था, अब तक क्यों नहीं बना? 43,000 करोड़, 46,000 करोड़, 48,000 करोड़ बिहार में चिल्ला चिल्ला के आए थे, क्या हुआ उसका? पूरे देश में चिल्ला रहे हो, 1 रुपया किसी को देते नहीं हो, और फिर चिल्ला चिल्ला के योजनाओं का बखान इतना कर देते हो कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया। रेल आई नहीं वहां पे, पानी पहुंच नहीं रहा। रामगढ़ में क्या हालत कर दी आपने? रामगढ़ बांध की क्या हालत कर दी? अमेरिका से ड्रोन मंगाकर वहां पे पानी गिरा रहे हो, फेल हो रहे हैं। अरे भाई घपला कर रहे हो। अब थोड़े दिन बाद में मुख्यमंत्री जी कह देंगे और वहां से प्रधानमंत्री जी कह देंगे कि भैया एक एक बाल्टी सब रामगढ़ वाले डाल दे रामगढ़ बांध में, रामगढ़ बांध बच जाएगा। नहीं, अरे भैया सोचो, जनता के लिए सोचो। आशीष जी देखिए, झूठ मत बोलो। कुछ फेल भी होते हैं, लेकिन उन फेल परीक्षणों से आगे सीखा भी जाता है किस तरह। ये तो परीक्षणों को सफल बता रहे हैं। जो फेल परीक्षण हुए हैं उसको वहां के विधायक महेंद्र जी सफल बता रहे हैं। अब बताइए आप, ये तो सफलता का ढिंढोरा पीट रहे हैं। अब तक रामगढ़ में पानी आया नहीं, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित की नहीं, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया नहीं, रेल आई नहीं, जल आया नहीं, नौकरियां दे नहीं रहे, घर दे नहीं रहे, छत दे नहीं रहे, छत के नीचे नल नहीं दे रहे, नल में जल नहीं दे रहे, 100 स्मार्ट सीटियां नहीं बढ़ा रहे, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे रहे, किसानों की आय दोगुनी नहीं कर रहे, एमएसपी नहीं दे रहे। ये कर क्या रहे हैं? ये कर क्या रहे 11 साल में? आपने आशीष जी, अब मैं लौटता हूं आपके सवालों के साथ, नरेंद्र जी के पास लौटता हूं और उसमें एक सवाल मेरा जोड़ता हूं। नरेंद्र जी देखिए, अभी वहां पर राजकुमार रोत के नेतृत्व में कुछ जमीनों के जो मालिक थे उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर जाके प्रदर्शन किया था। उनका कहना है कि चलिए विकास होना चाहिए, लेकिन जिनकी जमीन लेकर विकास किया जा रहा है उनको अभी तक मुआवजा ही नहीं मिला है। तो नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला अब तक उनको। मैं कर रहा हूं, वही सवाल कर रहा हूं। तो आप विकास की ये कैसी कीमत है कि उनको धरना देना पड़ रहा है? मैं तो कह रहा हूं आप रोजगार दे रहे हैं, वहां पर अगर कोई परियोजना लेकर आएंगे रोजगार मिलेगा, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले जिनकी आपने जमीन ली है उनके रोजगार का तो कोई जुगाड़ होना चाहिए। उनकी जो जमीन थी जिससे वो कमाते थे, खाते थे, उनका तो रोजगार छिन गया। उनका रोजगार भी तो प्राथमिकता में है, उनको धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है और पीएम के आने से पहले उनको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ रही है? प्रभात जी, मैं इनकी थोड़ी सी इनकी जो कुछ उन्होंने मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो विषय संबंध सवाल नहीं थे उनका भी जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि उसको क्यों आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे। मेरी समझ में नहीं आता कि हमको आम खाने और गुठली गिननी है हमें। अरे भाई वादा किसने किया था? फिर वही बात, वादा किसने किया था? एक मिनट आशीष जी मैं कर रहा हूं सवाल। नरेंद्र जी ये क्या बात हुई? आशीष जी मैं यही कहने वाला था, आशीष जी मैं कर रहा हूं, ये बात सही है, ये किसी ने नहीं कहा। आशीष जी मेरी आवाज आप बोल ही नहीं पाओगे, आप आराम से डिबेट कर लो, शांति में सुन लो। मैं आपके साथ बोलो ना आशीष जी मैं कर रहा हूं ना। अरे आशीष जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं उनको, मैं भी तो यही पूछना चाह रहा था। आप एक मिनट थोड़ा सा ठंड रखिए। नरेंद्र जी मैं यही सवाल पूछ रहा था कि जो घोषणा की गई थी वो किसने की? चमड़ी मोटी है सर, ये हंसी में जनता के सवालों को उड़ाते हैं, बहुत मोटी चमड़ी है इनकी। ये प्रधानमंत्री की। अरे या तो आप मुझे बोलने दीजिए, आप बोल लीजिए। आपका जब डिबेट का पॉइंट आया मैंने बोल लिया, मैं भी तो इंटरप्ट करूंगा ना, अगर मुझे कुछ गलत लगेगा तो वही मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। घोषणा में जो बात की गई थी, जो केंद्र एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात खुद बीजेपी ने कही थी, ये बाद में किसी और की तरफ से मांग की गई थी, लेकिन खुद अपनी बात को पूरा नहीं कर पा रही है। ये आशीष जी का भी कहना है, मेरा भी यही सवाल था। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए, मेरे सवाल का जवाब जी। हमें राजस्थान की जनता को सिंचाई के लिए पानी लाना है। इनकी सरकार उस योजना के 5 साल निकाल गई, एक ईंट, एक पत्थर, एक मिट्टी इन्होंने नहीं डाली। हमारा उद्देश्य है कि सुनो, हमारा उद्देश्य है राजस्थान की जनता को पानी मिले, सिंचाई का पानी मिले, किसान खुशहाल हो, और हमने उस योजना पे काम शुरू कर दिया। अभी एक डैम का उद्घाटन होने वाला है, पूरा हो गया। हमने भूमि अबाप्ती का काम चालू कर दिया, नहर के लिए चालू हो गई, अपनी चुकी है। सुन लिया। अरे भैया क्या है, बीमारी है तुम्हारे, समझ में नहीं आती? अरे नहीं आ रही ना समझ में, समझाइए ना। अरे समझाइए, समझ में नहीं आ रही है तो आपका समझ में नहीं आ रही है, तभी तो पूछ रहे हैं। आप एक सोचो ना, भारत की मोटी चमड़ी, भाजपा की बीमारी समझ में नहीं आ रही है।
भाजपा की बीमारी समझ में नहीं आ रही है राजस्थान को, समझाइए क्या है बीमारी आप में, क्या है बीमारी जो समझ में नहीं आ रहा एक साथ पूछिएगा ना, ऐसे बीच बीच में इंटरप्ट करके मत पूछिए। जब आपको समझ में नहीं, आपको नोट कर लीजिए, एक साथ पूछिएगा। हो सकता है कुछ नहीं समझ में आए, बोलिए। ये आपकी पार्टी में चलता है? अरे मेरी बात तो सुनिए, एक बार इनको बोलने तो दीजिए, इनकी बात पूरी करनी दीजिए। आप अपने सवालों को एक साथ पूछ लीजिएगा ना, बात तो पूरी हो उनकी। जी नरेंद्र जी बोलिए। हम उस योजना को लगातार मुख्यमंत्री जी भागीरथ के रूप में काम कर रहे हैं। आप पूर्वी राजस्थान में देखेंगे, कोटा में देखेंगे, योजना लगातार बढ़ रही है और बहुत जल्दी ही मूर्त रूप लेगी। किसानों को जल मिलेगा, सिंचाई के साधन होंगे, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। खुद मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं और अपने प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, पूरा उत्तरी देश मिलके सब इस योजना को बनाने में लगे हुए हैं और आप देखेंगे राजस्थान खुशहाल होगा। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। इनका एक सवाल था, तो ये ऐसे ही सवाल उठाते हैं और करती बीजेपी है। इन्होंने कहा था राम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। राम मंदिर भी बन गया, पूजन भी हो गया, राम मंदिर आपने बनाया है, कोर्ट का फैसला आया है तो राम मंदिर बना है, ठीक है। राम मंदिर का ताला तो हमने खुलवाया था। दूसरा, उसको हम राष्ट्रीय और राम मंदिर बनाने के लिए पूरी वहां के सब लोगों को उजाड़ दिया, तभी तो आप लोग अयोध्या में हार गए। क्या हुआ? राम जी ने बचा लिया। आशीष जी, कहीं पर अगर कोई निर्माण होता है, राम का ढोंग मत पीटिए, चंदा खा गए जी, चलिए ईंटें खा गए राम मंदिर के नाम की। अरे रुकिए क्या व्यापार है जो करोड़ों में खेलता है, तो उसका जीजा नरेंद्र मोदी जी के पास क्या है जो 10-10 करोड़ का सूट पहनते हैं? क्या है? चश्मा विदेशी, बेल्ट विदेशी, जूते विदेशी, टोपी विदेशी, पेन विदेशी, हेलीकॉप्टर विदेशी, जहाज विदेशी, क्या है? और मशरूम भी बाहर से विदेश से आ रही है। कहाँ से ला रहे हैं पैसा? नरेंद्र मोदी जी कहाँ से ला रहे हैं? अपनी नानी के घर से ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं भाई? जनता का पैसा है। विपक्ष के सारे नेता विदेशी सामान पहनते हैं। राहुल गांधी और गांधी परिवार के बराबरी तो आप लोग शायद जन्मों में भी नहीं कर सकते। गांधी परिवार की बराबरी तो भारतीय जनता पार्टी शायद जन्मों में भी नहीं कर सकती है। भूल जाइए, अरे आप भूल जाइए गांधी परिवार की बराबरी करने का। गांधी परिवार तो वो है जिसने देश के लिए शहादतें दी है, देश को आजादी दिलाई है, देश को आजादी दिलाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पहले इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका तो इतिहास मुखबिरी करने का रहा है। आरएसएस का, जनसंघ का, अंग्रेजों की दलाली किया करते थे, अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे। आजादी की लड़ाई में आपका योगदान था नहीं। गांधी पे सवाल उठा रहे हैं, गांधी पे सवाल उठा रहे, शर्म आनी चाहिए इनको। ये गोडसे के वंशज गांधी पे सवाल उठा रहे। आशीष जी आपसे मेरा सवाल, नरेंद्र जी एक मिनट रुकिए, नरेंद्र जी एक मिनट रुकिए, आशीष जी से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। नरेंद्र जी एक मिनट रुकिए, मैं आशीष जी से सवाल करना चाह रहा हूँ। आशीष जी आपसे सवाल मेरा, मुझे ये बताइए कि चलिए विपक्ष की भूमिका बहुत मजबूत होती है, आपको मालूम है, और जरूरी भी होती है। अगर आप लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए कहीं बात करते हैं तो विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आम आदमी की आवाज उठाने के लिए बीएपी के नेता जमीन पर उतरकर काम करते हैं, आपने उनके साथ गठबंधन तो कर लिया, लेकिन इन मांगों को लेकर नेता सिर्फ सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल पर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जमीन पर उतरकर, मेरी बात सुनिए, जमीन पर उतरकर उन आदिवासियों के साथ कोई नेता एक जना उनके साथ खड़ा नहीं आया कि जो कलेक्ट्रेट चला गया हो या जिसने वहां पर किसी को ज्ञापन सौंपने में उन किसानों का साथ दिया हो। सिर्फ बातें क्यों? अगर मान लीजिए आपको इतनी ही चिंता है, अगर उस इलाके की आदिवासियों की, मानगढ़ धाम की इतनी चिंता है, तो सिर्फ हवाई बातें क्यों? जमीन पर उतरते हुए कोई चेहरा आदमी उस सड़क पर, उस सचिवालय के सामने, उस इलाके में नजर क्यों नहीं आ रहा कांग्रेस का? नहीं, अब जाएंगे ना, अब देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी 1,08,000 करोड़ की घोषणाएं करते हैं या क्या करके जाते हैं, स्मारक को वो क्या नाम से घोषित करके जाते हैं, रेल लाइन के लिए कुछ कहके जाते हैं। उसके बाद में वादा बनाम हकीकत का प्रदर्शन कांग्रेस करेगी, गली गली, झाड़ी झाड़ी, घर घर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जो झूठे वादे है ना, इन्होंने 11 साल में किए, पूरी राजस्थान की जनता नहीं, पूरे देश की जनता त्राई कर रही है। सुन लीजिए मैंने चुपचाप, पहले सुन लीजिए चुपचाप, मुख्यमंत्री जी के पीछे मत पड़िए, सुन लीजिए चुपचाप। पहले फालतू की बात करना आता है भारतीय जनता पार्टी को, फालतू की बात करना आता है। ये गोडसे के वंशज है जो गांधी को मार के खुश होते हैं। अंग्रेजों पे एक गोली नहीं चला सकते थे और बेचारे गांधी जी को गोली मार के शहीद कर दिया इन्होंने। ये वो लोग हैं जिनकी हकीकत पूरे देश के सामने है। प्रधानमंत्री जी झूठ का पुलिंदा है। मैंने पहले ही कहा, ना 15 लाख आए, ना घर मिले, ना जल मिला, कुछ भी नहीं मिला। ये तो पकौड़े तलवाते हैं, ये भी अपने बच्चों से पकौड़े क्यों नहीं तलवाते हैं? रोजगार देते हैं पकौड़े को। कांग्रेस पूरी तरीके से जनता के साथ में सड़कों पर है और सड़कों पर रहेगी। कल का इंतजार कर रही है कांग्रेस, कल का इंतजार कर रही है। कल देखते हैं देश के प्रधानमंत्री क्या सौगात देके जाते हैं और क्या बोलते हैं, क्योंकि कल फिर शाम को इनकी हकीकत दुनिया के सामने आ जाएगी कि ये कितने झूठे हैं, ये कितने झूठे हैं, कितने झूठे वादे करते हैं।
140 करोड़ जनता के साथ में इन्होंने जो अन्याय पूरे 11 साल में किया है, आज 140 करोड़ जनता रो रही है, ट्राई कर रही है। लेकिन ये बेशरम इतने हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर 144 करोड़ में से इन्हें 100 करोड़ भी मराने पड़ जाए तो ये 100 करोड़ को मार के भी सत्ता पर बैठेंगे। ये सत्ता के लालची है। एक मिनट रुकिए। नरेंद्र जी समय पूरा हो चुका है, माफी चाहूंगा। देखिए, प्रवक्ता की भूमिका में आपने अपनी बात को कहा, ये बात अच्छी है, अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखा, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जब आप एक दूसरे को इंटरप्ट करते हैं ना, तो ना तो आपकी बात पहुंच पाती है, ना दूसरे की बात पहुंच पाती है। तो एक मर्यादा और एक जो नियम है ना डिबेट का, मेरी आपसे अपील है कि इसको, आज तो खैर आपने समय पूरा कर दिया, लेकिन आगे जब भी डिबेट में हम जुड़े तो समय मर्यादा को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी बात पहुंच पाएगी। देखिए, आप यहाँ पर अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए हैं, अगर वो बात नहीं पहुंच पाएगी ना, तो मेरे ख्याल से आप डिबेट पर आना आपका सफल भी नहीं हो पाएगा। विकास की बात करी, विकास को दिखाई नहीं दिया, ना रेल की बात बता रहे हैं, ना राष्ट्रीय स्मारक की बात बता रहे हैं, ना ही नौकरियों की बात बता रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे। प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं दी उसके बारे में तो बोल नहीं रहे कि प्रधानमंत्री जी ने 43,600 करोड़ की दे दी। अरे क्या कर दिया भाई राजस्थान में, क्या कर लिया राजस्थान में? आपसे कुछ समझ नहीं रहा है। इन 21 महीनों में राजस्थान को जंगल राज बना दिया आपने, 21 महीनों में जंगल राज बना दिया। आपके विधायक पानी मांगने वालों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, ये सरकार, ये जंगल राज। अरे ऐसे लोगों को मत बुलाया कीजिए भारतीय जनता पार्टी में से। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से मैं कहूंगा कि छुट्टी कर लो, ऐसे लोगों को ना भेजिए जिनसे ना कुछ आता है, ना ही कुछ बता पाते हैं, ना ये योजना के बारे में बता पा रहे हैं, ना ये मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बता पा रहे हैं। सिर्फ झूठे बयानबाजी, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है। जनता नकारेगी, 28 में परिणाम मिल जाएगा आपको, 28 में परिणाम मिल जाएगा आपको, 28 में मिल जाएगा परिणाम। आप देखिएगा किस तरीके से सत्ता से बाहर फेंकती है, किस तरह जनता सत्ता से बाहर फेंकती है। 400 पार का नारा देने वाले 240 बहुत माफी चाहूंगा, मैं आप दोनों से माफी चाहूंगा। देखिए, माफी चाहूंगा आप दोनों को म्यूट कर दिया गया क्योंकि समय पूरा हो चुका। माफी चाहूंगा। देखिए, कोई भी कहीं जाता है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, जा रहे हैं, उनका स्वागत है, उनका इलाका है, घोषणाएं करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन विपक्ष अगर इस बात को कुछ कह रहा है कि जो घोषणाएं पहले की गई हैं अगर उनको पूरा किया जाता, प्राथमिकताएं उनकी होनी चाहिए थी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष की जो मांगे हैं वो कल वहां पर उस मानगढ़ धाम को लेकर या चाहे फिर और किसी चीज को लेकर वो सारी पूरी होंगी। अच्छी बात है कि देश का विकास हो रहा है, राज्य का विकास हो रहा है, सौगातें मिल रही हैं, लेकिन उन पुरानी मांगों को भी दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। खासतौर पर उस इलाके की मांग को 1500 लोगों ने वहां पर आहुति दी थी, दूसरा जलियांवाला, उसको राजस्थान का जलियांवाला कहा जाता है। तो इसके पीछे एक मार्मिक अपील भी है, उसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। मुझे लगता है कि इन उम्मीदों को पूरा करते हुए कल का दिन अच्छा गुजरना चाहिए। प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है कि विपक्ष की जो बातें हैं उनमें से अगर उनको लगता है कि कोई बात ऐसी है, विपक्ष छोड़िए, मैं तो कह रहा हूं वहां के स्थानीय लोगों की जो मांगे हैं उनको पूरा करते हुए आप खूब घोषणाएं करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।